अब बचती है आखिरी गोली। जब आखिरी गोली बजती है तब आज़ाद को खुद को दी हुई कसम याद आती है कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। आज़ाद ने खुद को कसम दी थी कि मैं कभी ज़िंदा अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आऊँगा, और वो आखिरी गोली को खुद के सर में मार के खुद को इस देश की मिट्टी के हवाले कर देते हैं। हेलो दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम किन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो इस गुलाम मुल्क में आज़ाद पैदा हुआ, एक ऐसा इंसान जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना सारा जीवन इस देश के नाम कर दिया, एक ऐसा इंसान जिसने अपने बचपन को क्रांतिकारिता में बदल दिया, और एक ऐसा इंसान जिसके महज नाम से ब्रिटिश सरकार के सारे अधिकारियों के पसीने छूट जाते थे। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। तारीख थी 21 जुलाई 1906। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में बावरा गांव पड़ता है। उसमें एक तिवारी कुटुंब में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है चंद्रशेखर तिवारी, जिनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माता का नाम था जगरानी देवी। सीताराम तिवारी शायद ये नहीं जानते थे कि उनके घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, एक ऐसा बच्चा है जो बड़ा होकर इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान देगा। छोटा चंद्रशेखर बचपन से ही दिमाग से बहुत तेज और सवाल पूछने में भी तेज थे। उनके दिमाग एक क्रांतिकारी सोच वाला दिमाग था। उनकी जो आगे की पढ़ाई है वो संस्कृत पाठशाला वाराणसी में होती है, और वही उन्हें मालूम पड़ता है ब्रिटिश रूल के बारे में। एक 15 साल का बच्चा क्या सोचता है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन 15 साल का चंद्रशेखर, इसने ये ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर इस ब्रिटिश रूल को इंडिया से खदेड़ दूंगा। महज 15 साल की उम्र में ही उन्होंने असहयोग आंदोलन के अंदर हिस्सा ले लिया था। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता असहयोग आंदोलन क्या है, चलिए बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का साफ पर्पस था कि उन सारी चीज़ों का बहिष्कार कर दो जो विदेशी हो, और उन सारी चीज़ों को अपना लो जो अपनी स्वदेशी हो। खादी पहनो और अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दो। स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी प्रकार का टैक्स हो जो ब्रिटिशरों ने हमें दिया है, उन सारी चीज़ों का बहिष्कार कर दो और ब्रिटिश सरकार को अकेला कर दो। बहुत सारे लोग इस आंदोलन में जुड़ते भी और बहुत सारे लोग अपनी नौकरी भी छोड़ देते हैं। सन 1921 में जब ये आंदोलन अपनी चरम सीमा पर होता है तब अपना छोटा चंद्रशेखर भी इस आंदोलन में बनारस से जुड़ता है। जब पुलिस वालों ने उन्हें पकड़कर जज के सामने पेश किया और जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब चंद्रशेखर ने बताया कि मेरा नाम है आज़ाद, पिता है स्वतंत्रता और ठिकाना है जेल। ये 3 शब्द सुन के जज भी हक्के बक्के रह गए कि इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी सोच। बाद में जब असहयोग आंदोलन खत्म होता है तब कुछ युवा हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं, और तब चंद्रशेखर मिलते हैं HRA से। HRA मतलब हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए देखते हैं कि HRA क्या है। HRA जैसे संगठन की स्थापना सन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा होती है। वे लोग मानते थे कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो वे अहिंसा और सत्याग्रह से नहीं, हिंसा का रास्ता अपनाने से ही मिलेगी। कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी। उनका उद्देश्य था कि भारत में से अंग्रेज़ों को खदेड़ के बाहर निकालना और भारत को एक आज़ाद हिंद बनाना। HRA का काम था ट्रेन और खजानों को लूटना और उस धन का उपयोग आज़ाद हिंद की लड़ाई में करना, बैठक बनाना और योजनाएं बनाना, और उसके बाद उसके थ्रू क्रांति को फैलाना। HRA 1925 के अंदर एक घोषणा पत्र बाहर निकालता है जिसमें लिखा था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस एंड द आर्म्स रिवॉल्यूशन इज़ द ओनली वे। इसका मतलब है कि अंग्रेज सरकार भारतीयों पर जुल्म उठा रही है और अब हथियारबंद क्रांति ही हमारा आखिरी रास्ता है। 1928 आते आते HRA का नाम बदलकर HSRA हो जाता है, और इसमें भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा भी जुड़ते हैं। पहले HRA का उद्देश्य था मात्र आज़ादी, अब HSRA का उद्देश्य है समाजवाद। तभी HSRA का नाम हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब HSRA पहले आज़ादी का काम करता था HRA, अब HSRA आज़ादी के साथ समाजवाद का भी काम करेगा, जिसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे युवा जुड़ते हैं। उसके बाद 1928 के बाद HSRA ने 2 कांड किए, पहला काकोरी कांड और उसके बाद सैंडर्स मर्डर। चलिए समझते हैं कि क्या था काकोरी कांड। ट्रेन में चढ़ते हैं 10 से भी ज़्यादा HRA के क्रांतिकारी, जिसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह ठाकुर जैसे हमारे क्रांतिकारी। उद्देश्य साफ था कि ब्रिटिश सरकार का वो खजाना लूटना जो उस ट्रेन में भेजा जा रहा था। फिर 9 अगस्त 1925 को इस पूरे काकोरी कांड को प्लान किया जाता है। काकोरी कांड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस पूरी रेलवे को काकोरी रेलवे स्टेशन पर लूटा जाता है, जो लखनऊ से आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ता है।
प्लान कुछ ऐसा था कि 20 से 25 मिनट में खजाना लूटना और फरार हो जाना, लेकिन खास ध्यान रखना कि किसी आम इंसान को नुकसान ना पहुंचे। प्लान बनाने की जिम्मेदारी थी राम प्रसाद बिस्मिल पर, भागने की जिम्मेदारी थी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद पर और ट्रेन रोकने की जिम्मेदारी थी राम प्रसाद लाहिड़ी पर। ये कोई लूट या कोई लालच नहीं थी, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार के गाल पर तमाचा था और ये बताना था कि हम भी किसी से कम नहीं और हम भी बंदूक उठाना जानते हैं। एक भारतीय जनता में क्रांति में जोश भरना था और उस खजाने का उपयोग आज़ादी की लड़ाई में करना था। ब्रिटिश सरकार ने भी इसके सामने एक्शन लिया। 400 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया, 19 से भी ज़्यादा लोगों पर कार्यवाही चलाई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह ठाकुर जैसे 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन फिर भी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के शिकंजे से आज़ाद ही रहे। उसके ठीक 3 साल बाद सॉन्डर्स का मर्डर होता है। साल 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन भेजती है भारत में, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। अब इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन इसीलिए था क्योंकि इसके चेयरमैन का नाम था सर जॉन साइमन, तो उन्हीं के नाम से पड़ा इसका नाम साइमन कमीशन। अब 7 मेंबर वाली ये कमेटी जिसका काम था संविधान सुधार रिपोर्ट बनाना, तो प्रॉब्लम वहाँ था कि 7 में से एक भी मेंबर भारतीय नहीं था, 7 के 7 अंग्रेज थे। तो इसको चलते हमारे भारतीय नेता ने आगे जाके बहुत विरोध किया और बहुत मोर्चे निकले, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसका मतलब है कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में एक ऐसा मोर्चा निकलता है जिसका नेतृत्व कर रहे थे स्वयं लाला लाजपत राय। उनका साफ उद्देश्य था कि साइमन कमीशन का विरोध करना, लेकिन एकदम शांतिपूर्वक। वो एकदम शांतिपूर्वक साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे मौजूद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। अब इसका फुल पर्पस था कि लाठीचार्ज के थ्रू इस मोर्चे को नुकसान पहुंचाना, और हुआ भी कुछ ऐसा। लाला लाजपत राय की छाती पे और सिर पे लाठी लगने से उनकी मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे जिन्होंने रिपोर्ट किया कि लाला लाजपत राय की मौत लाठी लगने से ही हुई है। जब ये बात पूरे देश में पहुंचती है तब पूरा देश शौक में डूब जाता है। साथ में ये बात भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्र सेनानियों तक पहुंचती है, और जैसे ये बात उन तक पहुंचती है सीधा जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बन जाता है। प्लान पूरा परफेक्ट था, लेकिन गलती हुई जेम्स स्कॉट को मारने की। मारना था जेम्स स्कॉट को, लेकिन गलती से मार दिया जॉन सॉन्डर्स को। तो इस तरह से जॉन सॉन्डर्स का मर्डर हुआ। अगर ये सीन देखना है तो द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी मूवी में आप देख सकते हो। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का नाम ब्रिटिश सरकार के वांटेड लिस्ट में सबसे पहले आ गया। चलिए अब देखते हैं हमारी स्टोरी का आखिरी पड़ाव कि हमारे आज़ाद कैसे हमारे देश को आज़ाद करते करते सच में आज़ाद हो गए। 3 साल तक आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर रख दिया था। आखिर में एक वो दिन आया जब तारीख थी 27 फरवरी और साल था 1931। आज़ाद अपने एक साथी से मिलने के लिए आल्फ्रेड पार्क जाते हैं और वहाँ पे मुखबिर नाम का एक बंदा जो ब्रिटिश पुलिस को खबर कर देता है कि आज़ाद आल्फ्रेड पार्क में है। कुछ ही समय में ब्रिटिश पुलिस आती है और आज़ाद को पूरी तरह से घेर लेती है। सामने थी पूरी पलटन, यहाँ पर हमारे आज़ाद अकेले। सामने कई सारी बंदूकें थी, यहाँ आज़ाद के पास सिर्फ एक बंदूक थी। सामने कई सारी गोलियाँ थी, यहाँ आज़ाद के पास सिर्फ चंद गोलियाँ थी। आज़ाद की पहली गोली पर अगर स्वतंत्रता लिखी थी तो आज़ाद की दूसरी गोली पर क्रांति लिखी थी, और इन्हीं गोलियों से आज़ाद ने कई सारे ब्रिटिश पुलिस वालों को ढेर कर दिया। और आज़ाद और ब्रिटिश पुलिस के बीच में 30 मिनट तक धमाकेदार फायरिंग चलता है और आज़ाद कई सारे ब्रिटिश पुलिस वालों को ढेर कर देता है। अब बचती है आखिरी गोली। जब आखिरी गोली बचती है तब आज़ाद को खुद को दी हुई कसम याद आती है कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। आज़ाद ने खुद को कसम दी थी कि मैं कभी ज़िंदा अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आऊँगा, और वो आखिरी गोली को खुद के सर में मार के खुद को इस देश की मिट्टी के हवाले कर देते हैं। आज़ाद ने अपना नाम इतना बड़ा कर दिया था कि जब आज़ाद मरे तब ब्रिटिश पुलिस वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आज़ाद के पास आए और आज़ाद को छू के चेक करे कि आज़ाद जिंदा है या मर गए। इतना बड़ा नाम आज़ाद बना के गए। ऐसे कई सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, और हमारा देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हुआ, लेकिन सिस्टम में बैठे उस भ्रष्ट लोगों से अभी भी नहीं आज़ाद हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या मेरी तरह आपका भी रोल मॉडल हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सिंगल सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होता है। जय हिंद, थैंक यू।